दरअसल पिछले एपिसोड में हमें देखा कि यूहो और मिस टांगवुटुंग दोनों मिलकर ब्लैक ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन ब्लैक ड्रैगन तो उनकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला, जो कि यहाँ पर इन दोनों को हरा चुका था। अब चूंकि इन दोनों की जान खतरे में आ चुकी थी, तो इसलिए हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर यूहो के सामने एक शर्त रखी, जहाँ ब्लैक ड्रैगन यूहो को एक डैगर देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस डैगर से खुद को 9 बार स्टैब कर लिया और वो स्टैब ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी के आर पार हो, फिर मैं तुम्हें और इस लड़की दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। तो सुनकर तो यूहो इसके लिए मान जाता है और वो लगातार खुद को स्टैब करना शुरू कर चुका। मिस टांगवुटुंग जो कि वहीं पर मौजूद थी, हम देखते हैं कि ये सब देखकर वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और आखिरकार उसकी खोई हुई मेमोरीज वापस आ जाती है। तो सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था और देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यूहो यहाँ पर मारा गया। मिस टांगवुटुंग ने इसलिए यूहो को गोद में पकड़कर जोरों से चिल्लाने लगी, जिसके साथ ही उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी अनलीश होती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर सन मून एम्पायर से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ूटियानरेन ने मिस ऑरेंज को अपने पास बुलवाया हुआ था और जब मिस ऑरेंज वहाँ पर आ गई तो ज़ूटियानरेन उसे बताता है कि चूंकि अब मैं एम्परर बन चुका हूँ, तो इसलिए कोर्ट के ऑफिशियल चाहते हैं कि जल्दी मेरा एक बेटा हो जाए जिसे क्राउन प्रिंस बनाया जा सके, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद वो एम्परर की गद्दी को संभाले। ये सुनकर तो मिस ऑरेंज मास्टर ज़ूटियानरेन से कहती है, लेकिन आपकी हेल्थ यानी कि वो उससे कहना चाहती थी कि आप तो इनफर्टाइल हैं, आपके बच्चे तो हो ही नहीं सकते। इस पर ज़ूटियानरेन मिस ऑरेंज से कहता है कि हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ और सिर्फ ये राज तुम्हें ही मालूम है। मैं इस बारे में किसी और को पता लगने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करो। ये कहते हुए मिस ऑरेंज को अपने साथ लेकर एक बक्से के पास आ जाता है, जिसके आसपास वही मंकी एक्सपेरिमेंट वाले पोस्टर्स लगे हुए थे और अब हमें मालूम हो जाता है कि असल में मास्टर ज़ूटियानरेन ने वो मंकी एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि वो इनफर्टाइल है, वो नॉर्मल तरीके से बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए उसने यहाँ पर अपने डीएनए को एक सिरिंज के अंदर डाला हुआ था। इस डीएनए वाली सिरिंज का अगर मिस ऑरेंज खुद पर इस्तेमाल करेगी तो उसके पेट में ज़ूटियानरेन का बच्चा आ जाएगा। ये सब सुनकर तो मिस ऑरेंज की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बेशक ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ूटियानरेन मिस ऑरेंज को समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, इस तरीके से जो भी बेटा होगा वो मेरा ही होगा, मैं उसे एक बाप की तरह पालूंगा और हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। उसे हर हाल में अपनी राजगद्दी के लिए एक बेटा चाहिए था, जिसके लिए वो मिस ऑरेंज से कहता है कि जब तक तुम प्रेग्नेंट रहोगी और ये हालात चलेंगे, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी जंग पर जाओ, बल्कि टेम्परेरी तौर पर मैं चाहता हूँ कि जनरल लिंग हाई तुम्हारी सारी की सारी ड्यूटी संभाल ले। जिस पर तुम मिस ऑरेंज ना चाहते हुए भी सिर्फ हाँ में जवाब देती है, आखिर वो कर भी क्या सकती थी। इसके बाद हमें यहाँ रात को मिस ऑरेंज के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस ऑरेंज के हाथ में वही वाली सिरिंज थी जिसके अंदर ज़ूटियानरेन के डीएनए है। फिर साथ ही साथ मिस ऑरेंज के पास एक सेकंड सिरिंज भी थी और अगर दोस्तों आप लोगों को याद हो तो ये वही सिरिंज है जब आखिरी बार यूहो मिस ऑरेंज से मिला था और उसने अपनी छाती पर खुद की डैगर को घुसा दिया था ताकि वो मिस ऑरेंज के साथ अपने हिसाब को चुकता कर सके। तो मिस ऑरेंज ने यूहो के थोड़े से खून को सिरिंज के अंदर ले लिया था, यानी कि मिस ऑरेंज के पास इस वक्त यूहो का भी डीएनए मौजूद था, जिसे मिस ऑरेंज गौर से देख रही थी और मुझे लगता है कि शायद मिस ऑरेंज यूहो के डीएनए का इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से मिस ऑरेंज का जो फ्यूचर में बेटा होगा वो असल में किसी और का नहीं बल्कि यूहो का होगा। यह इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मिस टांगवुटुंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस टांगवुटुंग धीरे-धीरे रिंगते यूहो की तरफ आ रही थी और ब्लैक ड्रैगन अभी उसे उसी डैगर से जान से मारने वाला था, जहाँ पर वो यूहो से कहती है कि यूहो प्लीज मुझे बचा लो। ये सब देखकर यूहो ऊंची आवाज में चिल्लाते कहता है कि नहीं रुक जाओ। अभी अचानक यूहो की आंखें ओपन हो गई थी और वो देखता है कि वो तो अपने ही कमरे में मौजूद था। जो देखकर तो यूहो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया और आखिर मैंने जो खुद को 9 बार स्टैब किया था वो सारे जख्म कहाँ गए। मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि मैं जख्मी था। इवन कि यूहो ने अपनी सोल पावर्स को भी चेक करने की कोशिश की, जहाँ पर वो महसूस करता है कि उसकी सोल पावर तो पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इवन कि ऑटोमेटिकली इतनी सारा यूहो की बॉडी के अंदर एनर्जी आ चुकी थी कि उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, वो अपने लेवल 80 पर पहुंच चुका था। ये सारी एनर्जी वहीं से मिस रैंकी और ईगुई ने भी महसूस कर ली थी, जो कि फौरन से यूहो के कमरे में आते हुए कहती है कि आखिरकार यूहो तुम होश में आ गए, ये तुम बहुत ही अच्छा हो गया। तो अब क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर तुम पिछले 7 दिन से बेहोश क्यों थे? जो सुनकर तो यूहो हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, मैं पिछले 7 दिन से बेहोश पड़ा था। ऐसा नहीं हो सकता, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। जिस पर मिस रैंकी उसे चिंटी करती है, जिससे यूहो को काफी दर्द हुआ और वो मिस रैंकी से सवाल करते पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। इस पर मिस रैंकी यूहो से कहती है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे। दूसरी तरफ मिस ईगुई यहाँ पर नैन्क्यू को मना करते हुए कहती है कि यूहो को परेशान मत करो, वो अभी तो होश में आया है, मैंने उसे चीजों को समझने तो दो। दूसरी तरफ मिस रैंकी यहाँ पर दोबारा से यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा यूहो ये बताओ कि तुम तो ड्रैगन सिटी में थे ना, तो आखिर तुम वहाँ से टियांडो सिटी कैसे पहुँच गए? और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम मिस टांगवुटुंग को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, क्योंकि वो तो वानडोंगर भी नहीं है जो कि तुम्हें तलाश कर सके। ये तुमने खुद ही कहा था। यहाँ पर मिस रैंकी के मुझसे ये बात सुनकर यूहो कहता है तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर मिस टांगवुटुंग लाई थी, तो क्या वो बिल्कुल सही सलामत है? जिस पर मिस रैंकी जवाब देती कहती है कि हाँ वो ठीक है और वो तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद वहाँ से चली गई। तो सब सुनकर यूहो कहता है तो इसका मतलब कि ब्लैक ड्रैगन ने अपने वादे को पूरा किया। जब मैंने खुद को 9 बार स्टैब कर लिया था तो उसने मुझे और मिस टांगवुटुंग
दोनों को जाने दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो हमें जाने ही देने वाला था तो आखिर उसने मुझे खुद को चोट पहुंचाने के लिए क्यों कहा था। दूसरी तरफ मिस रैन को तुम कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो यूहो से सवाल करते पूछती है कि यूहो आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर यूहो से कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे मिस्टर बीबी से कुछ बात करनी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूहो फिर से यहाँ मिस्टर बीबी के पास आ गया था, जहाँ पर मिस्टर बीबी तो यूहो को होश में आते हुए देखकर काफी जरा खुश हो गए थे। जहाँ वो यूहो को चेयर पर बिठाते हुए सवाल करके पूछता है कि यूहो अब तुम कैसे हो। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस पर मिस्टर बीबी को काफी खुश हुई, मगर साथ ही साथ उसे यूहो पर गुस्सा भी आ रहा था और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले, आखिर तुम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं हो। तुम्हारा मिशन बहुत आसान था, तुम्हें ड्रैगन सिटी जाकर वहाँ से रेल मेटल लाकर वापस आना था, लेकिन आखिर तुम वहाँ से टिएंडो सिटी कैसे चले गए। जिस पर यूहो यहाँ मिस्टर बीबी को शांत कराते हुए कहता है कि मिस्टर बीबी प्लीज आप गुस्सा ना करें, मेरे पास अपनी वजह थी तभी मैं वहाँ पर गया। इसके बाद वो मिस्टर बीबी को बताना शुरू कर देता है कि वहाँ ड्रैगन सिटी के पास क्या हुआ था, कैसे मुझे सनमून एम्पायर की एक रेजिमेंट टीम मिली जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन में कैंप बनाकर रेल मेटल इकट्ठा कर रही थी, और मैंने उन पर हमला करके उनके कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन ऐसा करने के बाद मैं उसी सेम रास्ते का इस्तेमाल करते वापस नहीं आ सकता था। आप जानते हो कि ये खतरनाक था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टिएंडो सिटी का इस्तेमाल करूंगा, उस रास्ते से गुजरते हुए वापस आ जाऊंगा। साथ ही साथ मुझे टिएंडो सिटी में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करनी थी। ये सुनकर मिस्टर बीबी सवाल करते पूछता है कि आखिर किस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं टीचर तांगिया के बारे में जानना चाहता था। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी सरप्राइज है क्या। यूहो उसे बताता है कि जैसा कि आपको मालूम है कि पुराना जो टैंक सेट था वो टिएंडो सिटी में मौजूद था, और साथ ही साथ मिस तांगिया भी ओरिजिनली टिएंडो सिटी से बिलोंग करती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टिएंडो सिटी के पैलेस के अंदर घुसपैठ करूंगा ताकि मैं वहाँ पर मिस तांगिया को ढूंढ सकूं। अफसोस की बात कि मैं वहाँ पर मिस तांगिया को तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मैंने एक बंदी को कैद कर लिया है जिससे हम सारी इंफॉर्मेशन उगलवा सकते हैं। ये सुनकर तो यहाँ मिस्टर बीबी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि यूहो से कहता है कि चलो जल्दी उस बंदी को बाहर निकालो, मैं उससे तांगिया की लोकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। तो सुनकर यूहो भी हमें सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करके स्टिमुलेशन टेक्निक बनाना शुरू कर दी थी। जिस स्टिमुलेशन टेक्निक में वो आसपास की चीजों को अपनी मनमर्जी के मुताबिक चेंज कर सकता था। यूहो ने इस कमरे को होली स्पिरिट चर्च के किसी हॉल की तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया था। साथ ही साथ वो मिस्टर बीबी को भी एक इविल सोल मास्टर बना देता है, जबकि खुद भी उस इविल सोल मास्टर वाले कपड़े पहन लिए थे। इसके बाद वो मिस्टर बीबी से कहने लगा कि आपको बात नहीं करनी, सारी बात मैं करूंगा। ये सब कहते हुए यूहो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स के थ्रेशोल्ड को समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने स्पेक्ट्रल एंडेड रेल्म के गेट को ओपन कर दिया। इस स्पेक्ट्रल एंडेड रेल्म के अंदर से 8 गार्ड्स निकलकर बाहर आ चुके थे, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदी जिसे यूहो ने कैद किया था वो भी फिर से बाहर की तरफ पटका गया, जिससे यूहो होश में ले आता है। यहाँ पर वो बंदी अपने सामने यूहो को देखकर हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर आप कौन हो, जिस पर यूहो भड़कते हुए जवाब देकर कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के सुप्रीम जोंगली ने भेजा है। अब जल्दी से अपना नाम बताओ। जो सुनकर तो उस वॉरियर को लगता है कि शायद ये होली स्पिरिट चर्च का कोई सीनियर होगा, इसलिए वो फिर से यूहो को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है कि मैं आपकी सर्विस में हाजिर हूँ, मेरा नाम है यानवी। यूहो यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम पैलेस के बाहर बेहोश क्यों पड़े थे, तुम्हें किससे बेहोश किया था। जिस पर यानवी जवाब देते हुए कहता है कि वो एक सोल सेंट लेवल का कल्टिवेटर था जो कि पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया, और उसने धोखे से मौके का फायदा उठाकर मुझे बेहोश कर दिया। मुझे उसके साथ फाइट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। ये सुनकर यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि होली मेडन तांगिया कहाँ पर है, मुझे उसे किसी चीज के बारे में पर्सनली रिपोर्ट करना है। जिस पर यानवी यूहो को जवाब देते हुए बताता है कि आप यकीनन ब्लू सिल्वर ग्लास की होली मेडन की बात कर रही हैं, जो कि इस वक्त यानडून एम्पायर की फ्रंट लाइन पर होगी। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा दूसरी होली मेडन का बताओ। ये सुनकर तो यानवी अब सरप्राइज हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि दूसरी होली मेडन, अब फायर फिनिक्स होली मेडन की बात कर रही है ना, वो तो इस वक्त होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर में ही है, मास्टर जोंगली के पास, क्योंकि उसकी इनर जो फ्लेम थी वो अनस्टेबल हो चुकी थी। और अगर आप मास्टर जोंगली की तरफ से आए फिर तो आपको ये मालूम होना चाहिए था, इसका मतलब कि आप होली स्पिरिट चर्च से नहीं हो। ये सब कहते हुए यानवी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने फिर से अपने अंडर मैजिक के सोल कंट्रोल फायर टेक्निक का इस्तेमाल किया ताकि वो यानवी के सोल पर कंट्रोल करते उसे जबरदस्ती इंफॉर्मेशन निकाल सके। यानवी को इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ यूहो उससे सवाल करते हुए पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि आखिर होली स्पिरिट चर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। जो सुनकर यानवी ना चाहते हुए भी अभी यूहो को यहाँ पर होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर की लोकेशन बताने वाला था, मगर इसी के साथ अचानक उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर गई, जिसकी वजह से वहाँ उस कमरे में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये देखकर यूहो के दोस्त फौरन से बातें बातें वहाँ पर आ चुके थे। यूहो ने तो मिस्टर बीबी और यूहो की फिक्र हो रही थी, मगर हम देखते हैं कि यूहो ने लास्ट मोमेंट पर अपनी एक्सट्रीम आइज का इस्तेमाल करते हुए खुद को और सीनियर मिस्टर बीबी को बचा लिया था। मिस्टर बीबी यूहो को बताता है कि उसकी बॉडी
पर सोल कैच लगा हुआ था। जैसे वो हेडक्वार्टर की लोकेशन बताने लगी उसकी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर गई। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को आधी इन्फॉर्मेशन तो मालूम हो गई। हमें अब मालूम है कि टीचर तांजिया इस वक्त यान्डो एम्पायर के फ्रंट लाइन पर मौजूद होगी, क्योंकि जहाँ तक भी ज़ाओटाओ की बात है तो वो होली स्पिरिट चर्च के हेडक्वार्टर्स में मौजूद है। ये सब सुनकर तो ज़ुसेंशी एक्साइटेड होते हुए कहता है फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उन दोनों को वापस ले आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, हम जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठा सकते, हमें पहले सी गॉड पेविलियन से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग इस बारे में मास्टर जुआन से बात करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर मास्टर जुआन इन लोगों की ये बात सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुम लोगों ने क्या कहा, क्या तुम लोगों को सच में तांजिया की लोकेशन मिल चुकी है? जिस पर मिस्टर भी बताता है कि हाँ, वो यान्डो एम्पायर के फ्रंट लाइन पर है और हम सोच रहे थे कि हम उसे रेस्क्यू करने के लिए एक टीम वहाँ पर भिजवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करने के लिए आ गए ताकि हम लोग कंफर्म कर सके कि आप लोगों का कोई ऐसा प्लान ना हो जो कि हमारे टास्क के एक्शन से खराब हो जाए। ये सुनकर तो मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा मैं तुम लोगों की रेस्क्यू टीम के साथ 2 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी बैकअप के तौर पर भिजवाऊंगा, जिनमें से एक मिस युनसी होगी और दूसरा मास्टर शाओसी। दोनों ही सुपर डोलो लेवल के मास्टर्स हैं, जिन दोनों के होते हुए तुम लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सुनकर तो मिस्टर बीबी और यूहो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो दोनों फिर से एल्डर जुआन के इसके लिए शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही साथ यूहो यहाँ पर मिस टांगुटुंग के बारे में एल्डर जुआन से सवाल करता है कि जब से हम वापस आए मैंने उसे कहीं देखा नहीं, आखिर वो है कहाँ पर? उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर मास्टर जुआन यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस को सेकुलेशन में कल्टिवेशन करने के लिए जा चुकी है। पता नहीं जब वो वापस आई तो वो कुछ बदली सी दिखाई दे रही थी, लगता है कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। वापस आने के बाद वो फिर से सेकुलेशन में चली गई, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे सेकुलेशन के दौरान बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना चाहिए। वो लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है कि सेकुलेशन में उसके लेवल ब्रेक थ्रू हो जाए। तो सब सुनकर तो यूहो भी खामोश हो गया था, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरी तरफ मास्टर जुआन कहता है कि मिस्टर बीबी अपने टांगसिप की टीम को तैयार कर लो, हम जितनी जल्दी हो सके इस मिशन के लिए रवाना होंगे। जिस पर मिस्टर बीबी और यूहो दोनों हमें जवाब देते। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ यूहो वापस अपने कमरे में आ चुका था। जहाँ वो अपने कमरे में आते कहता है कि टियानमिंग, आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस, मुझे बताओ कि जब मैं बेहोश हो चुका था आखिर वहाँ पर क्या हुआ और मेरी बॉडी इतनी जल्दी हील कैसे हो गई और ब्लैक ड्रैगन का क्या बना? ये सब सुनकर टियानमिंग फिर से बाहर की तरफ आते हुए यूहो को बताता है कि जब तुम आखिरी सांसें ले रहे थे तब हम तीनों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और हमने फैसला कर लिया था कि हम फौरन से बाहर की तरफ आकर आखिरी दम तक तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, बेशक हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन तब वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे तो हमें भी सरप्राइज कर दिया। इसके बाद हमें पास का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ यूहो जब बेहोश हो चुका था तो ब्लैक ड्रैगन धीरे धीरे से यूहो के पास आकर उसकी बॉडी से वो डैगर निकाल लेता है। साथ ही साथ वो यूहो की तरफ देखते हुए कह रहा था कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और ये कहते हुए अपने पास से एक ड्रैगन पिल निकालते हुए यूहो को खिलाना शुरू कर चुका, जिससे यूहो को खिलाते हुए ब्लैक ड्रैगन कह रहा था कि इस ड्रैगन पिल को खाने के लिए तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से डिफेंसलेस होनी चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा कमजोर स्टेट में होनी चाहिए, जिस स्टेट में इस वक्त तुम मौजूद हो। अभी ये ड्रैगन पिल सही तरीके से असर कर सकती है, अगर ये वजह ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस हालत तक आने के लिए मजबूर ना करता। यहाँ पर जब यूहो ने वो ड्रैगन पिल खाई तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी, उसके जख्म धीरे धीरे करके हील हो रहे थे। साथ ही साथ उसकी बॉडी में काफी हद तक ड्रैगन एनर्जी आ चुकी थी। जो सब सुनते हुए यूहो टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने क्या कहा, आखिर ये ड्रैगन पिल है क्या? इस पर हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस यूहो को बताती है कि ये ड्रैगन पिल बहुत ही सारा कीमती ट्रेजर है, जिसे तुम दूसरे अल्फाजों में ड्रैगन का इनर कोर भी कह सकते हो। जब एक ड्रैगन बड़ा होकर एडल्टहुड में इंटर होता है तो उसकी एनर्जी कंडेंस होकर उसकी स्पिरिट को रिफाइन करना शुरू कर देती है और वो एनर्जी ही ड्रैगन पिल है। जैसे कि इंसानी सोल मास्टर्स अपनी बॉडी के अंदर सोल कोर जनरेट करते हैं, वैसे ही ड्रैगन की बॉडी के अंदर ये ड्रैगन पिल होता है, जो कि बहुत ही सारा कीमती ट्रेजर है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए तो यूहो भी हैरान हो गया था। आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो को बताती है कि तुमने खुद ही देख लिया कि तुम सोते सोते लेवल 80 में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गए। ये सब कुछ उसी ड्रैगन पिल की वजह से हो पाया। स्नो एम्प्रेस यूहो को बता रही थी कि उस ड्रैगन पिल का मेन फंक्शन ये है तुम्हारी बॉडी को अच्छे से प्यूरिफाई करके रिफाइन करना। इसकी वजह से तुम्हारा ब्लड लाइन, तुम्हारी हड्डियां, इवन कि तुम्हारे टेंडेंस भी पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो जाते हैं, क्योंकि इस ड्रैगन पिल को एब्सॉर्ब करने की वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ड्रैगन जैसी फिजिकल स्ट्रेंथ भी आ चुकी होगी। वैसे तो जब एक कल्टिवेटर लिमिट डोलू के अंदर ब्रेक थ्रू करता है तो उसकी बॉडी वो पावर झेल नहीं पाती और उससे काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे केस में ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम आसानी के साथ उस पावर को बर्दाश्त कर लोगी क्योंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जबकि आइसी स्कॉर्पियन एम्प्रेस यूहो को बताती है कि ब्लैक ड्रैगन ने अपनी बहुत सारी पावर इस ड्रैगन पिल की मदद से तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की है, जो सारी की सारी पावर एनर्जी के फॉर्म में कंडेंस करके तुम्हारे चेस्ट के अंदर मौजूद है। तुम अभी के लिए उसे फुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन जब फ्यूचर में तुम अपना दूसरा सोल कोर जनरेट कर लोगे तो ये ड्रैगन पिल वाली
कर पाओगे। इससे तुम्हें बहुत सारा फायदा होने वाला है। इवन कि स्वयं प्रेस यूहो को बताती है कि ये ड्रैगन पिल 10,000 ईयर प्रोफाउंड आइस एसेंस से भी ज्यादा कीमती ट्रेजर है। इसलिए यूहो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अगली बार जब तुम अपने सेकंड सोल कोड जनरेट करो तो उसे अपने चेस्ट के अंदर बनाना, ताकि तुम उस सोल कोड की मदद से इस ड्रैगन पिल की बाकी की सारी पावर्स को भी एब्सॉर्ब कर सको, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल सी भी उस टाइम पर पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी। इवन कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर होगे कि तुम डाइटियार का भी सामना कर पाओगे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए यूहो तो अभी भी काफी जरा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लैक ड्रैगन ने मेरी मदद क्यों की है। मुझे तो लगा था कि वो मेरी जान लेना चाहता है, तो आखिर उसने अपना इरादा कैसे बदल लिया और उसने मेरी मदद क्यों की। इस पर टियानमिन यहाँ पर यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने उसके मुंह से सुना था कि एल्डर मू ने उससे रिक्वेस्ट की थी और वो एल्डर मू की रिक्वेस्ट पर ही तुम्हारी मदद कर रहा था। जिसके साथ ही हमें पास का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन यूहो की तरफ देखते हुए कह रहा था कि एल्डर मू मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं ज़ीशुई को रोक नहीं सकता, ना तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे कहने पर होली स्पिरिट चर्च को रोकने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे डिसाइपल यूहो के कंधों पर डाल दी है। जो सारी बातें जानने के बाद यूहो खुद से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि टीचर आखिर आपने ब्लैक ड्रैगन से ये सब क्यों कहा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ब्लैक ड्रैगन की क्या मजबूरी है, वो होली स्पिरिट चर्च का साथ क्यों दे रहा है। यहाँ पर जब यूहो ये सब सोच रहा था तभी अचानक स्नो एम्प्रेस यूहो के पास आते हुए कहती है कि यूहो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें ज़ियाओ बाई को भी वापस लेकर आना होगा, यानी कि लिटिल वाई, जिसे आप लोग आइस बियर किंग के नाम से भी जानते हो। और अगर आप लोगों को याद हो तो यूहो ने पिछली बार उसे टिएंडो सिटी में एक मिशन पर छोड़ दिया था। स्नो एम्प्रेस की ये बात सुनकर तो यूहो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं पिछली बार लिटिल वाइट को टिएंडो सिटी में ही बुलाया। इस पर स्नो एम्प्रेस जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लिटिल वाइट और मेरे दरमियान एक मेंटल कनेक्शन है। इसलिए जब ब्लैक ड्रैगन तुम्हें वहाँ से उठाकर ले गया था तो लिटिल वाइट भी तुम्हारी खुशबू को सूंघते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आता रहा, और वो इस वक्त स्टार्ड ऑफ फॉरेस्ट पहुंच चुका है, जिसकी लोकेशन वो यहाँ पर यूहो को बता देती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर आइस बियर किंग यानी कि लिटिल वाइट पर भी आ जाता, जो कि हम देखते हैं कि एक तालाब के अंदर यहाँ पर कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस बेचारे से तो कोई मछली पकड़ी ही नहीं जा रही थी, साथ ही साथ उसके पेट से गुड़-गुड़ की आवाजें भी सुनाई दे रही है, यानी कि उसे काफी जरा भूख लगी थी। लिटिल वाइट इस वक्त काफी उदास हो चुका था, तभी अचानक उसे पीछे से यूहो की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि लिटिल वाइट मैं आ चुका। लिटिल वाइट तो यूहो की आवाज सुनकर रोना शुरू कर देता है, जिस पर यूहो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आने में काफी देर कर दी। जबकि दूसरी तरफ लिटिल वाइट भी किसी बच्चे की तरफ फूट-फूट कर रोते हुए यहाँ यूहो की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आखिरकार आपने मुझे ढूंढ लिया, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। और ये कहते हुए फौरन से यहाँ पर यूहो के गले लग जाता है। साथ ही साथ वो रोते हुए यूहो से कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं तो भूख से मरने वाला हूँ। जिस पर तो यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए यूहो फौरन से अपने सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर वो लिटिल वाइट के लिए बहुत सारा खाना लेकर आया था। इतने सारे खाने को देखकर तो लिटिल वाइट भी काफी सारा खुश हो गया था, और वो मजे के साथ उस खाने को एंजॉय करते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा बहुत ही सारा अच्छे हैं, आप हमेशा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। यूहो भी यहाँ पर लिटिल वाइट को इतना खुश देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहा था। जिसके बाद इसी प्यारे सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए द ग्रेट रूलर सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, जो कि कमाल की सीरीज है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं चेकआउट की तो प्लीज जाकर वो भी चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और